अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? डिस्टॉर्शन तो नहीं हो गई? मैंने आपको मैसेज करके मुझे बता दें। आप अपना अगर माइक। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा बेटा, आज हमारा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो क्वेश्चन होने जा रहा है, जिसके अंदर हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया था उसको, सेम टेक्स्ट के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे। आपके जो क्वेश्चन हुए मुझे वो बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर मेरी ये रिजर्वेशन वो है। जो सेल्स टैक्स के अंदर जो क्वेश्चन आपको देने का मकसद है कि आपको अंदाजा हो कि इस तरह की कोई रियल सिचुएशन जो है अब हो सकती है इसके अंदर। आपके न्यूमेरिकल के अंदर आपको बाज बात ऐसी सिचुएशन मिल सकती है कि जहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि यार इसको क्या करना है, कैसे करना है, इसको कैसे लेकर चलना था। तो ये तो बड़ी डिफरेंट सी चीज आई। उस सिचुएशन में से आपको गुजारने के लिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो बनाया। वो कि ऐसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस लेवल के ऊपर स्टूडेंट से पूछा जाता है, लेकिन आपको उस सिचुएशन से आदी करने के लिए ये जरूरी था कि मैं इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाऊं। Might be possible कि some students they have deal with this question very well, but normally I do not expect कि आप इसको, हाँ जिन्होंने किया, मैंने सिर्फ आपको यही किया था कि यू हैव टू हैंडल दिस क्वेश्चन। आपने एंड तक रिक्वायरमेंट तक पहुंचना है और फिर देखना है कि इसकी फिलोसफी में कहाँ पर इशू वो फेस करना पड़ा। और लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपके साथ जो मैंने आपको दो न्यूमेरिकल इसमें थे। एक हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर वन था, और एक क्वेश्चन नंबर टू था। इनके अंदर आपकी क्या एबिलिटीज मैं टेस्ट करना चाहता था। वैल्यू ऑफ सप्लाई की, टाइम ऑफ सप्लाई की, इंपोर्ट की, SRO 297 की, सेक्शन 8B की, राइट, एक्सेप्शन जो उसकी थी फर्दर टैक्स की, वो चीजें मैं देखना चाह रहा था आपसे। अपॉर्चुनमेंट आप किस तरह से करते हो, कहाँ अपॉर्चुनमेंट करते हो, कहाँ नहीं करते। क्लियर। तो ये चीजें जो थी वो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जो है ना वो कर सकते हो। आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप जो है वो एनोटेट ना करें, मार्किंग ना करें मेरी स्क्रीन के ऊपर। मेरे से कम हो अभी डिसेबल नहीं हुई, तो आप जो है ना उससे जरा अवॉइड करें। अच्छा जी, पहले हम जो है वो क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, रादर देन कि आपको एक क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन दिया जाता है, बल्कि आपको क्या दिया गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया। फजल रहमान बेटा ये आप क्लिक ना करो, आप मैं जो है वो मुझे जाकर ना उसमें फिर उसको चैट को मुझे करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो मैं अपना पॉइंटर आपको लेके चलता हूँ इसमें। अब देखिएगा कि इसके अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो टिपिकल रिक्वायरमेंट थी।
वो थी इन अकॉर्डेंस विद द सेल्स टैक्स एंड दिस यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द सेल्स टैक्स पेबल रिफंडेबल बाय एस फॉर द टैक्स पीरियड अगस्त 2024। डिटरमिन द इनपुट टैक्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड इफ एनी, और अगर इसमें कोई इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको भी आप डिटरमिन करेंगे। इसके नोट्स में लिखिएगा अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑल पेमेंट्स आर मेड वाया क्रॉस चेक और पे आउट, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एक्सेप्ट वेयर स्टेटेड। आप किसी फिगर को खुद से ज्यूम नहीं करेंगे जिसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है। सेल्स टैक्स रेट इज 18% एक्सेप्ट अदरवाइज वेयर स्टेटेड। यहाँ पर ये भी वर्ड दो था कि 18% है, लेकिन वहां पर जो है वो आपका नॉर्मल रेट होंगे वहां पर आप वो अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले रॉ सेल जो है जब इज currently registered for sales tax and is again in the manufacturing and supply of personal car products, वो अभी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हुआ है, राइट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गया कि रिसेंटली अगर वो रजिस्टर्ड हुआ है तो ये उसकी फर्स्ट रिटर्न है या सेकंड रिटर्न है, ये चीज एक अजम्पशन के साथ करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये उसकी फर्स्ट रिटर्न है तो यहाँ पर आपको जो ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है ना, इसकी हमें डिटेल चाहिए होगी। फिर हम इस ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, अपना इनपुट टैक्स इसके ऊपर भी हम ले सकते हैं, पिछले 30 दिनों का और या उसके बाद वाला भी। हम इस एजम्पशन को देखेंगे कैसे करना है। The business is registered with the sales authority as a manufacturer, importer and distributor. The following details have been accepted from SA record for the month of August 2024। इस महीने के लिए है। सेल अभी हमारे पास लेस कॉस्ट ऑफ सेल है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट है। अब सेल हमारे पास कितनी है, ध्यान दीजिएगा, 14,125 कितनी है, 14,125। अगर ये परचेज हमारे पास मौजूद है तो इसकी डिटेल हमें एग्जाम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। हमारे लिए बेसिकली ये अमाउंट रेलिवेंट थी और ये वाली अमाउंट रेलिवेंट थी परचेज। सही है, जहां पर आपको इश्यू आए यू कैन रेज हैंड, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आप मेरे से वहां पर पूछ सकते हो ताकि ये चीज क्लियर हो। क्योंकि आज हमने इसको कंक्लूड करना है मेरा बेटा, ताकि सेल्स टैक्स हमारा कंक्लूड हो कि अभी हम इसमें इसके ऊपर कोई और इशू फेस नहीं करना पड़ रहा। तो इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट था, एडमिन एक्सपेंसेस थे। एडमिन एक्सपेंसेस में हमारे पास कौन सी चीजें होती हैं, एडमिन एक्सपेंसेस में बिजली का बिल होता है, फ्री गैस का बिल हो सकता है, कोरियर चार्जेस हो सकते हैं, इस तरह की चीजें कुछ हो सकती है जिनके ऊपर सेल्स टैक्स मौजूद होता है, उसकी डिटेल चाहिए होती है। अगर एग्जामिनर हमें फॉर एग्जाम्पल कि इसके अलावा कुछ भी ना बताए तो हम सिर्फ सेल को और परचेज को हम लेंगे, हमारी सेल्स और परचेज होगी। नीचे देखिएगा कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कहता है जी परचेजिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। ये हमारी जो उसकी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है परचेजिंग की, रॉ मटेरियल फॉर परचेज फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल एसेट। कहता है जो हमारे पास परचेजिंग है इसके अंदर 8.7 मिलियन का यूज कहाँ हुआ, टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर इस्तेमाल। इसका मतलब ये है कि 85 लाख रुपया जो हमारा है वो सारे का सारा हमारा रेजिजुअल नहीं है, हम इसको कहां पर लेके जाएंगे, मेन क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा। 500,000 यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जाम सप्लाई, 5 लाख रुपए का था इसमें से एग्जाम सप्लाई में इस्तेमाल हुआ है। ओके। अच्छा, अब जरा देखिएगा, कहते हैं जी 800 kg ऑफ डिटर्जेंट वर परचेज फॉर 840, और इसमें हमने 840 परचेज किया था, रिटेल प्राइस इज दिस पर केजी। अब जो डिटर्जेंट है ये हमारी रिटेल आइटम है और वो किससे परचेज है, 840 का, यानी इसका मतलब एक, दो और तीसरी चीज वो ये बता रहा है। कहते हैं इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 1200 रुपया पर केजी थी। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि अगर हम 800 kg की चीज खरीदे 8,40,000 की तो क्या सिचुएशन बनती है। मैं कैलकुलेटर आपके सामने ऑन करके आपको बताता हूँ। तो आप देखो, 8,40,000 डिवाइडेड बाय 800,
तो ये रेट मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 1050 रुपये। यानी हमने इसको जो बाय किया है, मैं इसके कैलकुलेटर को ऑफ कर दूं, हमने जो बाय किया है इसको वो कितने का किया है, 800 kg का, 1050 के पर। जबकि उसकी रिटेल प्राइस क्या थी, 1200 रुपया पर केजी थी। अब सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या डिटर्जेंट रिटेल आइटम है। अगर ये रिटेल आइटम है तो हम इनको जो है वो 1200 रुपये के ऊपर लेंगे, इसके ऊपर हम नहीं लेंगे। जी, टेल मी कि वेदर डिटर्जेंट जो है हमारा थर्ड शेड्यूल की आइटम है या नहीं है। जी है सर, ठीक है, वैन कहते हैं जी, बिल्कुल है। तो इससे हमें ये पता चला कि साहब हमारी, जी, अब इससे हमें पता चला कि हमारी ये वैल्यू रेलिवेंट नहीं है। हमारी वैल्यू क्या है रेलिवेंट, 1200 रुपये पर केजी, और रेट क्या है उसका, 800 kg। अब देखिएगा कि हम 1200 इंटू 800, तो हमारी असल वैल्यू जो है वो 840 की बजाय कितनी आ रही है, 960,000। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर हमें लेनी चाहिए, ये वाली परचेज की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। फिर कहते हैं कि गुड्स वर्थ रुपीज 350 वर परचेज फ्रॉम खान एंटरप्राइज विद पेमेंट मेड इन कैश। उसके लिए मुझे 3.5 लाख रुपए की पेमेंट दी है, जो किसने दी है, कैश के अंदर दी है। सही है। इससे क्या मुराद है कि हम इसका इनपुट नहीं लेंगे। 60% ऑफ द ओपनिंग स्टॉक वॉज परचेज विद इन लास्ट 30 डेज। अब यहाँ पर इसने जो बात की थी ना कि ये हमें यहाँ पे जैन में अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि उसने कहा कि द बिजनेस इज करंटली रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स। अब करंटली को हमें यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या ये इसका पहला महीना है। अगर आप इसका पहला महीना लेंगे कि ये उसकी फर्स्ट रिटर्न जा रही है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक का हम 60% लेंगे। जी अफर, यू हैव अ क्वेश्चन। आप लोग अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसकी हम इंशाल्लाह ताला आज करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अच्छा, ये यू हैव तो क्वेश्चन। ये सर 350 की जो परचेजेज हैं इसमें हम जो 50,000 तक अलाउ कर दें और 3 लाख जो है वो उसका डिसअलाउ कर दें, ये इस तरह नहीं होगा? सारे का सारा डिसअलाउ करेंगे। अच्छा, जो भी इसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो फिर सब सारे का करना है इनपुट डिसअलाउ? इसके अंदर से 50,000 माइनस नहीं करना, 3.5 लाख रुपए की अमाउंट सारी की सारी डिसअलाउ करनी। राइट। जी, अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जी। अब मैंने कहा कि ओपनिंग स्टॉक के ऊपर बात करते हैं कि ये जो ओपनिंग स्टॉक की फिगर आपको 25 लाख की नजर आ रही है। दरअसल ये था कि आप ये क्वेश्चन अपने सामने रखते हैं, आपके पास हार्ड कॉपी होगी जो आपने कॉलेज से लेकर आए हैं टेस्ट के लिए, तो फिर आपका ये मसला हल हो जाता है। तो 60% ये आपने अजम्पशन के साथ करना था कि आप इसमें ज्यूम कर ले, तो फिर हमें क्या करना था, 25 लाख इंटू 0.6 आप लेते हैं तो 15 लाख रुपए को हम इनपुट इस महीने क्लेम कर लें। सही है। तो बेटा आप जो है वो अपना जब मेरे से सवाल पूछ ले, माइक ऑन करने के बाद इसको ऑफ कर दिया करो। ओके जी। तो ये बात भी आपको समझ आ गई कि हमारे पास है। अब मेरा इसको अगर हम देखें तो इसके बाद देखते हैं परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू गुड्स वर परचेज, तो इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद कहते हैं जी इम्पोर्ट, 2,000 बॉटल्स ऑफ शैम्पू वर इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस एट अ वैल्यू ऑफ 2 मिलियन। 2,000 बॉटल्स हमने परचेज की है, वो 20 लाख रुपए। द रिटेल प्राइस ऑफ ईच बॉटल इज 1.9 मिलियन। अब शैम्पू जो है इसके दो जगहों पर मेंशन है। एक ये रिटेल गुड्स में मेंशन है, एक तो ये रिटेल गुड्स में मेंशन है। राइट, ये ध्यान कीजिएगा, शैम्पू जो है दो जगहों पर मेंशन है। शैम्पू
आपकी एक तो थर्ड शेड्यूल की आइटम है, रिटेल गुड्स है, और क्योंकि ये इम्पोर्टेड भी है तो लिहाजा ये SRO 297 के अंदर भी मेंशन है। इससे क्या मुराद है, इसके दो इम्पैक्ट होंगे। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक तो हम इसके ऊपर जो इसकी जो वैल्यू लेंगे वो इसकी इज इक्वल टू होगी रिटेल प्राइस। दूसरा हम इसकी जो रेट लेंगे, टैक्स रेट, वो होगा 25%। तो दो इम्पैक्ट इसके ऊपर आने थे। अब देखते हैं, वो कहते हैं कि खरीदी कितने की है, ये इंपोर्ट की है 20 लाख रुपए की, 2000 बॉटल जो है। तो रेट कितना आ गया देखिएगा, 1000 रुपये इसका रेट आ जाएगा। 20 लाख तकसीम 2000 बॉटल है, 1000 रुपये आ जाएगा। लेकिन रिटेल प्राइस क्या है, 1900। तो हम यहाँ ज्यूम करेंगे कि आपने जो टैक्स दिया वो 1900 रुपये के ऊपर वो दिया हुआ है। तो इसकी कितनी वैल्यू बच जाएगी, 2000 × 900, तो 3.8 मिलियन ये बन जाएगी। सही है, ओके। तो हमारी परचेजिंग जो थी वो मुकम्मल हो गई। कंप्लीट होने के बाद दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हमारी इंपोर्ट हो गई। आगे आते हैं जी एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। हायर परचेज के एक्विजिशन जो है उसको अक्वायर किया गया। A machine was acquired under a hire purchase agreement। हायर परचेज एग्रीमेंट में जब आप लेते हैं तो उसके दो इश्यूज आपको फेस करना पड़ते हैं। मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं। ये मेरा कमेंट है, ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ। हायर परचेज के अंदर आपको दो इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। एक तो होता है इसमें टाइम ऑफ वैल्यू, और दूसरा होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, दोनों चीजें हमें यहाँ पर देखना पड़ती है। ठीक है, क्या देखना पड़ती है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होता है। टाइम ऑफ सप्लाई वो होता है जो आपका जिस महीने में आप एग्रीमेंट करते हैं, और वैल्यू में से इंटरेस्ट आपने मार्कअप करना हो। अब जरा देखिएगा, कहते हैं जी, अ मशीन वाज अक्वायर्ड अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट फॉर फीस दिस विच इंक्लूड्स 10% मार्कअप। तो ये वैल्यू कितनी हुई, ये 110% हो गई। तो इसकी मार्कअप को निकालेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई, 2750 डिवाइडेड बाय 1.1, 110 पे तकसीम करेंगे तो 25 लाख इसकी वैल्यू आ गई। पहली चीज तो ये आ गई। अ डाउन पेमेंट ऑफ 500 वाज मेड इन अगस्त। जी सर, हायर परचेज में डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं देखेंगे। नहीं बेटा, क्यों नहीं देखेंगे। अ, आप जब किस्तों के कारोबार वो करते हैं, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्या चीज होती है, हायर परचेज किस्तों को भी तो कहते हैं ना, इंस्टॉलमेंट को भी तो हम ये कहते हैं कि नहीं कहते। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी, अ डाउन पेमेंट ऑफ 500 वाज मेड इन अगस्त। अभी हमने 27 लाख 50 का जो प्लान दिया उसमें सिर्फ 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट की है, दैट फाइन। द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2024। तो उसके अंदर हम उसको लेकर चलेंगे। इससे क्या मुराद है, इसमें दो चीजें आ गई कि अब हमने इनकी इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, राइट। हमें सिर्फ इसमें से 25 लाख की वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर हम इनपुट क्लेम करेंगे। ठीक है, अब इसने मशीन के ऊपर क्या कोई बात बताई है कि ये मशीन कहाँ इस्तेमाल हुई। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे तो सप्लाई से हमें पता चलेगा कि यहाँ तक हमारा इनपुट कंप्लीट हो गया। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये हमारा यहाँ तक इनपुट कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग टॉयलेट सोप वर्थ वैल्यू रुपीज टू वर सप्लाई टू फैक्ट्री लोकेटेड इन EPG फॉर कंजम्पशन बाय दी स्टाफ। हमने टॉयलेट सोप जो है वो सप्लाई किए हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में उसके स्टाफ के लिए। बेटा ये मैं फिर ना प्लीज करें, ये आप एनोटेट ना करें, बड़ी लिखाई ना लिखो उसके ऊपर। जी, टॉयलेट सोप हमने किए हैं 243। टॉयलेट सोप पहले बताइएगा तो ये थर्ड शेड्यूल की आइटम है या नहीं है। टॉयलेट सोप क्या
वहां सिर्फ सोप लिखा हुआ है। मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं भी इंजॉय करूंगा पढ़ाते हुए। टॉयलेट सोप जो है हमारी थर्ड शेड्यूल में है या नहीं है? सोप मेरा ख्याल है वहां लिखा हुआ है। आई थिंक सो। अगर हम ऑर्डिनेंस को लें, ये थर्ड शेड्यूल में मेरा ख्याल है ये फिफ्थ शेड्यूल है जी। जी बिल्कुल है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, मैं इसके ऊपर जो कमेंट कर रहा हूँ, थर्ड शेड्यूल की आइटम हमारे पास ये मौजूद है। लेकिन उसके साथ देखिएगा कि यहाँ रिटेल प्राइस नहीं लिखी हुई। इससे मुराद ये है कि हम खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कि ये रिटेल प्राइस नहीं है, हम अज्यूम करेंगे कि ये रिटेल प्राइस से ही दिया गया है। दूसरा ये था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर आप इसलिए दें कि वो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो आपका उसके बेस आपका रिफंड होगा। लिहाजा ये जो टॉयलेट सोप दिए बेचे गए हैं, ये आपकी नॉर्मल सप्लाई होगी, टैक्सेबल सप्लाई होगी। मैं साथ साथ आप कमेंट्स भी लिखता जा रहा हूं। ये टैक्सेबल सप्लाई होगी हमारी, वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं होगी। ठीक हो गया। आगे बताओ कि 5 लाख जो इसमें शामिल है, 500 पिप्स ऑफ शेविंग क्रीम। क्या शेविंग क्रीम थर्ड शेड्यूल की आइटम है? मेरा ख्याल शेविंग क्रीम भी मैंने देखी वहां पे। were supplied for in flight use on an aircraft traveling from Karachi to New York। जी, ये पूछ रहे हैं कि ये जीरो रेटेड क्यों नहीं होगी? क्योंकि लॉ में लिखा है कि इफ यू सप्लाई गुड्स इन ईपीजी, मैं आपको वो पैरा पढ़ के सुनाता हूँ खालिद साहब की किताब से, जो आपके सिलेबस में शामिल है। बल्कि ऑर्डिनेंस भी मेरे सामने खुला हुआ है। ये ये थर्ड शेड्यूल की आइटम्स आ गई। ये आ गई, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कंफर्ट गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिएगा। ये फिफ्थ शेड्यूल में लिखा है सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर, फर्दर ये देखो, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये थी कंडीशन कि अगर आप ईपीजी में सप्लाई करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये आपकी आइटम जो है वो इसके बेस आपको रिफंड मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज डिफरेंट, कि इन फॉर कंजम्पशन बाय द स्टाफ। ये फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी बल्कि उन्हें खुद यूज करना। तो आप उसको प्लांट दे रहे हैं, तो इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो उसको खुद यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये होगा। अच्छा, शेविंग क्रीम हमने कहा कि इसमें नहीं है, आई थिंक सो। जी शाह अली, पिछला पॉइंट ये वाला एक्सप्लेन करके मेरे पास दोनों का सेम था। अब आगे भी ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 240 हमारी टैक्सेबल हो गई। 5 लाख 506 ऑफ शेविंग क्रीम और सप्लाइड फॉर फ्लाइट यूज एयरक्राफ्ट कराची टू न्यूयॉर्क। अच्छा जी, अब ये हमारी जीरो रेसिड होगी। क्यों? क्योंकि ये लॉ में लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ यहीं से ऑर्डिनेंस से। अ, ये ग्वादर के लिए है। एक इसमें लाइन लगी थी व्हीकल की, मतलब सिक्स शेड्यूल में आ गए।
एक लाइन थी ना, ये वाइट हो चुकी हुई है। एक मिनट आ रही है ना मेरा, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। फिफ्थ शेड्यूल में से एक आइटम कहीं लोग निकाल तो नहीं दिए। ये शेड्यूल हो गया ये हमारा। ये एक लिखा हुआ सप्लाई ऑफ स्टोरेज एंड प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन अब्रॉड कन्वेंस प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान। मेरा ख्याल है ये सेक्शन 5 के अंदर कहीं लिखा होगा, किताब में लिखा होगा, वैसे वैसे होता भी है। मेरा ख्याल है दो चीजें शेड्यूल में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये उसके सेक्शन में लिखा होगा, जैसे एक फोर्थ है ना, ये दोनों सेक्शन 4 में कहीं लिखा होगा, है अभी मौजूद। तो ये वाली हमारी क्या हो गई फिर, जीरो रेटिंग गुड हो गई। इसको हम जीरो रेटिंग में ले जाएंगे। लेकिन अब इसकी वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ेगी पोर्शन बिल के लिए। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर 450 ऑन 1 फरवरी 2024। प्राइस एट रिटेल प्राइस ऑफ दिस परचेज, पेमेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग। अच्छा, इसकी जरा देखिएगा कि हमें इसके अगेंस्ट पेमेंट जो है वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है। ये बात हमें देखनी है कि 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक कहीं डिफॉल्ट तो नहीं हुआ। अगर कोई डिफॉल्ट हो गया है, अच्छा पहली बात ये देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रही है कि क्या हम इसका इनपुट क्लेम कर चुके हैं या नहीं कर चुके। पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये फरवरी में हमने खरीदी थी। अगर तो फरवरी के अंदर, फर्ज के अंदर हमने, देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर तो फर्ज के अंदर हमने इसको अक्वायर किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फर्ज के अंदर मैं अगर आप साथ आपके एक्सेल शीट भी ओपन करें, हमने इसको अक्वायर, हम है फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगस्त में, फरवरी, ठीक है, मार्च, ये अगस्त आ गया, सही है। अब फर्ज के अंदर हमने इसको अगर अक्वायर किया था, परचेज किया था, तो हम ऑब्वियसली इसका इनपुट हो सकता है वहां क्लेम कर चुके हो। ठीक है, अगर तो हम इसका इनपुट क्लेम कर चुके हैं, ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसकी अभी तक पेमेंट नहीं की, क्या इसको 183 डेज, और 180 डेज तो नहीं हो गए, अभी तक पेमेंट ड्यू है। तो देखते हैं 28 मार्च के 31 अप्रैल, मई 31 जून के 30 जुलाई के 31 अगस्त के। तो इसका देखो डिफॉल्ट हो चुका हुआ है इस पेमेंट का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो हम इनपुट क्लेम कर चुके हैं तो उसकी रिवर्सल डाल देंगे, और अगर हमने इसका इनपुट क्लेम नहीं किया तो नहीं करें। ये ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट को अगर यहाँ की ना समझ आए तो मुझे बताइएगा। हम इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर इधर, ठीक है, ये हमारा करंट मंथ है। हमने फीस इनको परचेज की थी तब 2028 में, हम उसको जाके एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगस्त के अंदर। अब सवाल ये है कि वहां तो हमें उस वक्त पता नहीं था कि हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, मैं, ये देखिएगा, शेविंग क्रीम को, तो हमने इसको जीरो रखनी होनी है, तो हम उसको तक इसका इनपुट क्लेम कर चुके हो। ठीक है,
लेकिन यहाँ जाके हमने उसको क्या कर दिया, ये जीरो रेटेड हो गई, यानी हमें ये इनपुट जो था वो हमें क्या करना था, असल में रिफंड लेना था जो कि हम इनपुट में डाल चुके हुए थे। इसीलिए आपको बार बार एग्जाम के अंदर प्रोविजनल और फाइनल जो अपॉर्चुनिमेंट है, प्रोविजनल अपॉर्चुनिमेंट अगर आपको याद हो एग्जाम में बार हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, और फाइनल अपॉर्चुनिमेंट जो है, ये एनुअल अपॉर्चुनिमेंट मेरा ख्याल था ये सवाल, एनुअल अपॉर्चुन ये था। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आप हर महीने कर रहे होते हैं ना, ये फाइनल नहीं होती, ये आपको साल के एंड के ऊपर जाके इसकी एडजस्टमेंट डालना होती है। अब यहाँ करना क्या था, करना ये था कि हमें अजम्पशन के साथ कि अगर तो मैं लिखता कि भी मैं इसकी फरवरी में अज्यूम करे इनवाइस आ गई, इनपुट में क्लेम कर चुका था, पेमेंट नहीं की, बैक फाइन, ठीक है। तो यहाँ जाके मुझे क्या करना था, इसकी रिवर्सल डाल, यहाँ इसकी जाके इस महीने में क्या करनी थी, फिर मैं इसकी इतनी अमाउंट की जो उसमें खरीदी थी उसकी मैं रिवर्सल डाल देता कि भाई ये जो इनपुट क्लेम कर चुके हैं ना, इसके ऊपर आपको रिफंड मिलना है ना ही इसके ऊपर आपको इनपुट मिलना है। जहां तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पहले पूछ लो, ये मेरा टेक्निकल पॉइंट है। नहीं फर्जी का बेटा, देखें मैं बार बार एक चीज आपको बता रहा हूँ कि फरवरी का महीना जो है वो इसलिए होता है कि अगर आपने इनपुट क्लेम नहीं किया, ये बात ध्यान में रखें। यहाँ तो एग्जामिनर हमें नहीं बताया उस सूरत में आप आगे इनपुट क्लेम 6 माह कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6, उस महीने में आप इनपुट क्लेम इसका कर सकते हैं। अब हमें तो बताया ही नहीं जा रहा कि इनपुट क्लेम किया है या नहीं किया, बस हमें यही बताया जा रहा है एक जनरल, नहीं, इसमें कह रहा है कि उसकी सेल्स में शामिल है, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताई जा रही कि भाई उसका इनपुट क्लेम किया है या नहीं किया। तो इसके अंदर हमें ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि इसका इनपुट हम क्लेम कर चुके हुए, इसका इनपुट हम क्लेम कर चुके हैं, इस महीने उसकी सिर्फ रिवर्सल पड़नी चाहिए, मेरा निजाती क्या है। अब मेरे से पूछें कि इसकी बात की समझ आई है नहीं, इसमें दो चीजें गिवन है आपको, इसकी सेल भी गिवन है जिसका टैक्स नहीं आएगा, इसकी सेल है क्योंकि वो हाई जीरो रेटेड तो हम इसका आउटपुट जीरो कर देंगे। और दूसरी चीज क्या है कि इसके अगेंस्ट ये जो इनपुट हमारी है उसका क्या कर देंगे, इसको हम जाया कर देंगे, उसका इनपुट हम यहाँ पर क्लेम नहीं करेंगे। जो बता रहा है कि ये चीजें बेची है 5 लाख की, हमने 4.5 लाख रुपए की खरीदी थी, तो दोनों चीजें बता दी गई है, इसलिए इसका ये जो इनपुट टैक्स है ये कॉमन नहीं है, हमें क्लियर कट बता दिया गया है इस सवाल के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि गुड्स वर्थ ₹325 सप्लाई टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट ऑफ ₹350, राइट। हमने उससे एक कर्जा लेना था 3,50,000 का, हमने उसको चीजों सप्लाई कर दी 3,25,000 पे। अब लॉ ने ये कहा हुआ है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू और एक्चुअल विच एवर इज हायर को ले, कि हमने उससे पैसे लेने थे 3.5 लाख रुपए, हमने 3,50,000 की हमने पेमेंट कर दी। मेरा ये गुमान है कि इसकी जो वैल्यू सप्लाई टैक्स वाले गिनेंगे वो 3.5 लाख रुपया 350 के लिए, राइट, क्योंकि मार्केट वैल्यू और एक्चुअल विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर कुछ फिगर 325 इस बेस पे ले लेगा कि इन गुड्स की फेयर मार्केट वैल्यू इतनी थी, तो हम उसको भी कंसिडर कर लिया किया जा सकता है, ये ठीक है जी, दो। फिर कहते हैं कि गुड्स वर्थ ₹7,9 वर सोल्ड टू आसान कॉटेज आर रजिस्टर्ड टेबल ऑन 12th of August. 90% of the goods were delivered during the August. 10% will be delivered in September due to the limited warehouse space. As per agreement, payment is made upon delivery. जहां आपसे टाइम और टाइम का आपसे दिया गया था, वैल्यू ये ठीक है। सवाल ये है कि इसमें क्या 90% गुड्स को लें, 10% को लें, क्या करें या कुछ भी ना लें। इसका आंसर ये है कि वो कह रहा है कि उसने कहा कि जनाब मुझे आसान कॉटेज इंडस्ट्री जिसने हमसे चीजें खरीदी, उसने ये बात हमें कही कि जनाब मुझे अभी कुछ चीजें न भेजें, अपने पास ही रखें क्योंकि मेरे पास जगह अवेलेबल नहीं है।
सही है, अगले महीने मुझे बाकी चीजें भेज दीजिएगा। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, पेमेंट इज मेड, राइट, एडवांस मेड, मेड अवेलेबल, डिलीवर्ड, विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें गुड जो थी वो अगस्त में, 100% अगस्त के अंदर सारी की सारी गुड्स तैयार हो चुकी हुई थी, रेडी थी। इसलिए ये जो लाइनें हैं तीनों, ये कंफ्यूज करने के लिए थी। इसका हमारे साथ, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, इसका हमारे क्वेश्चन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हमें गुड जो है वो इतनी ही लेनी चाहिए थी। जी। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडेड rupees 800,000 for 500 bottles of imported shampoo were sold to a wholesaler। उस बॉटल्स में से 500 बॉटल हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच दी। क्लियर? ये जो हमारे पास शैम्पू थी, जो हमने इंपोर्ट की थी 2000, उसमें से 500 बॉटल हमने क्या की, बेच दी। और उसमें से 575 वर सप्लाई टू एंड कंज्यूमर, और अनरजिस्टर्ड को टोटल जो सप्लाई की गई वो 8 लाख की ये थी और ये थी। तो टोटल अगर आप देखें, अनरजिस्टर्ड की जो सप्लाई हमें एग्जामिनर ने बताई है, इसके अलावा उसने कुछ और नहीं बताई, वो कितनी है, 8 लाख प्लस 575, ये उसने हमें बताई। लेकिन उसमें, अब सवाल ये है, अब देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, जहां एक गलती हो सकती है। ये जो आपको गुड्स नजर आ रही है, उसमें बेची है 500 बॉटल, कितने की, 8 लाख रुपए। तो एक बॉटल कितने की हुई, 1600 की। आपने बेची 1600 की, जबकि उसकी प्राइस कितनी थी, 1900 की। याद करें, शुरू में बता दी गई थी आपको कि जो शैम्पू है उसकी रिटेल प्राइस 1900 रुपया है। आप रजिस्टर्ड को बेचे, अनरजिस्टर्ड को बेचे, जिसको मर्जी बेचे या एक्सपोर्ट कर दे, उसकी प्राइस 1900 ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 500 इंटू 1900 होनी चाहिए, 950 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये वैल्यू ठीक नहीं है। दूसरी चीज इसमें ये करनी थी कि यहाँ पर हमने उसके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लेना था, क्योंकि रिटेल गुड्स के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर इसकी दो दो इम्प्लीकेशन थी। नो फर्दर टैक्स, ठीक है। दूसरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो थी वो थी 500 इंटू 1900 इज इक्वल टू 950। ये मैं आपको कमेंट दे रहा हूँ इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। और कहते हैं कि इतनी बॉटल जो है वो एंड कंज्यूमर को दी गई है, यहाँ फर्दर टैक्स भी नहीं आएगा। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि एक्सपोर्ट इंक्लूडेड, एक्सपोर्ट के अंदर शामिल है, थीस वॉज 1500 बॉटल्स ऑफ इम्पोर्टेड शैम्पू वर एक्सपोर्टेड टू डिपार्टमेंटल स्टोर इन द यूएई। वो शैम्पू हमने यूएई को एक्सपोर्ट कर दी। तो वो जो हमारा इनपुट है 1500 का, एक्सपोर्ट हम रिफंड कर लेंगे, और 500 का हमारी इनपुट में चला जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो इनपुट है, जो इम्पोर्ट के ऊपर है, ऑन इम्पोर्ट ऑफ 1500 bottles इज सब्जेक्ट टू रिफंड, वो हम रिफंड देंगे। ये पूछ रहे हैं कि 1900 कैसे आया इसके ऊपर। ये बात, ये शुरू में आपको बता दिया गया था कि ये जो शैम्पू है, क्योंकि शैम्पू की हमें इंपोर्ट प्राइस लेनी होती है, वो यहाँ नहीं बताई गई बल्कि ऊपर बताई गई थी आपको कि आपने जो शैम्पू इंपोर्ट की है उनकी प्राइस जो है वो 1900 है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया कि मैंने आपको दिया है थोड़ा सा दिमाग की दही बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको रेडी करना चाहता हूँ कि आपको ऐसी अगर वियर्ड सिचुएशन फेस करना पड़ जाए तो आपने घबराना नहीं है, आपने सवाल को कोशिश करनी है उसको हल करने की। यहाँ मेरे से भी सॉल्व करते हुए गलती हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है।
लेकिन हम इसमें स्टूडेंट के लिए तैयारी करते हैं कि उसको बड़ा अंदाजा हो कि यार मुझे इस तरह की सिचुएशन मिल गई तो मुझे घबराना नहीं है, मुझे काम को करना है। जी असद, आपको समझ आ गई पॉइंट की? अच्छा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहते हैं कि एडिशनल एक्सपेंसेस इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंटिंग टू, ये ₹354 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स ऑफ दिस वाज पेड इन कैश, इट्स ओके। हमें सेल्स टैक्स की ये वैल्यू लेनी थी। In January, as a purchase taxable goods worth rupees on which input tax of 49 was not claimed due to an oversight. जनवरी में हमने चीजें खरीदी थी ये वाली, क्या इसका इनपुट हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए हमें रूल था 6 माह का। अब देखें, अब वो जो बच्चे ने पूछा सर इस महीने को निकाल देंगे, यहाँ निकालेंगे। देखो जनवरी, इसमें आप इनपुट क्लेम कर सकते थे, यस। और इससे आगे 6 महीने, 6 माह, 1 2 3 4 5 और 6। हम कहाँ पर हैं? अगस्त में। इसका मतलब ये है कि अब हम इसके ऊपर इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी, वी कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स। जी मेरा बेटा, बताइएगा, समझ आइए। आप देखो कि एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, जॉकिंग मजाक कर रहा हूँ आपसे। तो इसके अंदर कितनी जबरदस्त, अब बजाय इसमें ये नहीं आपने परेशान होना। देखो आपके पास दो ऑप्शन है। आप ये सोचें कि सर बड़ा ही औखा था। आप इसके अंदर इस तरह से अपने आप को सोचें कि यार इसके अंदर अब मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, जो कंफ्यूजन थी, जो क्वेश्चन बनते थे। अच्छा, इन्होंने पूछा कि जी इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या क्या करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है क्योंकि बताया नहीं गया, तो हम इसको जीरो रेटेड और टोटल के अंदर अपोर्शनमेंट करते हैं। अब मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है जो किसी ने बनाया है। अब उसको देखते हैं कि सोल्यूशन में हमारे मुताबिक क्या गलती है और इसको कैसे करना चाहिए। यहाँ मुझे आपकी इनपुट चाहिए। आप मुझे बताएंगे अपना सोल्यूशन, अपना मेरा क्वेश्चन सामने रखें और मुझे बताते जाएं कि सर यहाँ पर ये गलती है, इसको इस तरह से करना चाहिए, ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो। जी, जो रिफंड लेंगे वो रिटेल प्राइस पे लेंगे। वेरी गुड। जी चले, मेरे साथ दो तीन बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाकी भी मौजूद है या बस वो LBDM है, लुक बिजी डू नथिंग? मुझे मैसेज करो जरा जो मौजूद है, जो इफेक्टिवली मेरी क्लास में मौजूद है। जी, दो दो बातें यहाँ डिस्कस हुई थी। एक हुआ था पेमेंट का, मैं वही बताने लगा हूँ। उन्होंने दो सवाल पूछे। एक है कि मैंने पेमेंट नहीं की। पेमेंट ना करने का बेटा ये असूल है, थैंक यू। आप पेमेंट ना करने का बेटा असूल ये है कि 180 दिनों के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी चाहिए। तो वो हमने फरवरी में, 1 फरवरी को कुछ चीजें खरीदी थी, वो बाय करने के बाद अभी तक हमने पेमेंट नहीं की। अगर हम उसका इनपुट ले चुके हैं तो रिवर्सल डाल देंगे, और अगर इनपुट नहीं लिया तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि पेमेंट जो उधार पे हमने चीजें खरीदी थी उसको 180 दिन हो चुके हैं। उसके लिए कोई महीना एक्सक्लूड नहीं करते, उसके लिए कोई महीना एक्सक्लूड नहीं करते। यू गॉट द पॉइंट? पहले इस बात को समझे। जो पेमेंट के लिए है उसके लिए किसी महीने को इंक्लूड नहीं करते, वहां एग्जैक्ट 120 डेज गिनते हैं। जिस दिन आपने चीजें खरीदी हैं उसको निकाल दें और उससे लेके जिस महीने की कैलकुलेशन करें उसको एंड तक जाना है। क्योंकि हम अगस्त में है तो हम, इसलिए हमने अगस्त के दिन हमने उसको लेकर चलेंगे। दूसरी चीज है कि अगर किसी का आपने कोई चीजें खरीदी और आप गलती से इनपुट क्लेम नहीं कर सके, उसके लिए लॉ ने 6 माह दिए। सही है? तो जब ये फैसला करना हो कि क्या इस इनवाइस को मेरी परचेज में शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए, उसका तरीकेकार होता है कि आप उस महीने को निकाल देते हैं
और उस महीने यानी उस महीने में भी आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते 6 महीने और है, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपको 7 महीने मिल जाते हैं। अगर आपकी परचेज में कोई चीज शामिल है, आपकी परचेज में अगर कोई चीज शामिल है जो पिछले 6 माह से पहले की है, यानी उसको टाइम कार्ड हो चुके तो उसको निकाल देंगे। और अगर परचेज में शामिल नहीं है तो इसको परचेज में शामिल नहीं करेंगे, और अगर विद लिमिट है तो शामिल कर लेंगे। ये बात मुझे बताइएगा, समझ आ गई आपको? जी, थैंक यू। चलिए अब मैं आपको ट्यूशन दिखाता हूँ, और ट्यूशन के अंदर जो है वो हम आपने मुझे बताते जाना है कि सर यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ ये होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको देखते जाएंगे। ये भी एक ट्यूशन हमारे पास मौजूद है, इसको हम देखते जाते हैं। जहां पर आपको कोई इश्यू आए तो मुझे आपने बताते जाना। ये देखिएगा जी, राफेल इसका नाम, कंप्यूटेशन और सेल का सेलिब्रिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मैंने क्या किया कि चूंकि मुझे क्वेश्चन की अभी ये नहीं था कि इसमें अपॉइंटमेंट होनी या नहीं होनी, तो मैंने क्या किया कि क्वेश्चन के स्टार्ट में ही भर्ती मैंने बना ली, ताकि मुझे इसमें मसला ना आए। सबसे पहले हमारे पास थी बेटा गुड्स परचेज फ्रॉम, गुड्स परचेज फॉर टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, टैक्सेबल गुड्स में थी 8.7 मिलियन की, इफ यू डू रिमेम्बर। तो इसमें 18% टैक्स लिया, तो ये मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू आ गई। इसमें आपको याद है 5 लाख रुपए की चीजें हमें मिली थी, जरा उसको मैं अगर कर लूँ, ताकि साथ साथ में आपको पुनः स्क्रीन दिखाता क्या। स्क्रीन आपके लिए विजिबल है ना इतनी, इश्यू तो नहीं आएगा? ये देखिएगा, यहाँ पर बता दिया गया था आपको कि गुड्स आपसे जो परचेज की गई है 8.7 मिलियन की और 5 लाख की एग्जाम की, तो वो 5 लाख को हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद बताया गया था कि जी 800 केजी ऑफ डिटर्जेंट जो था वो कितने का लिया गया था। डिटर्जेंट देखिए लिया कितने का था, वो 8,40,000 का था, लेकिन मैंने यहाँ 962 लिया, इसलिए क्योंकि उसकी रिटेल प्राइस कितनी थी, 1,200 रुपया थी। इसलिए मैंने 800 इंटू 1,200, 960 उसका 18% लिया। तो वो मैंने यहाँ पर वो डाल दिया उसको। अच्छा जी, उसके बाद था गुड्स परचेज इन कैश 350 की, हमने उसको इग्नोर कर दिया। ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक जो था मैंने कहा था सब्जेक्ट टू दी कंडीशन है। आप इसमें अगर अज्यूम कर लें कि दिस इज द फर्स्ट मंथ, जो कि उसने इफेक्टिवली नहीं बताया हुआ, तो अगर वो बता देता तो मैं यहाँ पर क्या करता कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ये वाला 25 लाख, तो मैं यहाँ पर उसका 2.5 मिलियन इंटू 0.6, फिर मैं 15 लाख का इनपुट यहाँ पर ऐड कर देता। राइट, तो बताया नहीं है तो लिहाजा मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इसका हमें इनपुट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद अभी हमारे पास परचेजेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये देखिएगा वो मैंने क्या कर दी, इग्नोर कर दी। उसके बाद मशीनरी ऑन हायर परचेज थी, वो हमने ले ली यहाँ पर मशीनरी जो थी। ठीक है जी। अच्छा, सर ये ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं ले रहे? ओपनिंग स्टॉक उस सूरत में लेता कि अगर ये उसकी पहले महीने की रिटर्न होती। उसने सिर्फ ये बताया है कि करंटली रजिस्टर्ड, तो अगर मैं करंटली को ये एक्सप्लेन कर लूँ यहाँ पर कि उसकी पहली इशू से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का असल कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सेल्स टैक्स के अंदर। ये अकाउंटिंग में और टैक्स में उसमें होता है, इनकम टैक्स में। सेल्स टैक्स में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक का पहले रिटर्न में होता है जो आपकी जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ आखिरी रिटर्न के अंदर ट्रीटमेंट होता है, उसमें सेल को नहीं जाती।
तो मैं अगर आप कर ले एग्जाम में एज्यूम, तो ये कोई मसला नहीं है। करंटली का लफ्ज यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, यहाँ यहाँ नो ट्रीटमेंट की बजाय फिर आप यहाँ ये लिख दें, ठीक है, अज्यूम फर्स्ट सेल तक रिटर्न। अगर आप ये डील कर ले, तो फिर आप यहाँ पर जाके 25 लाख 2.5 मिलियन वो जो ओपनिंग स्टॉक है इंटू 0.6 ले लें, ये यहाँ से लिख के फिर आप इसका 18% ले लें, और इसको फिर आपका ये बन जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। जी है सर, यू गॉट दी पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद था जी हमारे पास मशीनरी जो थी 450। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम थी, वो शैम्पू थी, जो कि ट्रेडेबल आइटम थी, मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं थी। तो लिहाजा हम यहाँ पर मशीनरी को अज्यूम नहीं करेंगे कि ये दोनों में इस्तेमाल होंगे, तो ये भी हम टैक्सेबल में डाल देंगे। इनपुट जो था वो यहाँ नहीं आना चाहिए, 81,000। ठीक है, ये क्या होगा था, हमारा टाइम बाद हो गया, ये हम क्लेम नहीं कर सके, ये नहीं आएगा ये। सही है, तो हमारा टोटल जो इनपुट बन गया वो ये वाला था। उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट थी, अगर आपको याद हो, 2000 की हमने इंपोर्ट की थी, और वो उसका 25% हमने ले लिया उसकी वैल्यू का, यानी 2000 शैम्पू के पैक से 1900 हमने उसकी रिटेल प्राइस ली, और उसको 25 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था, ये उसका नहीं बताया गया, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इसकी अप्रोक्सीमेट कर देंगे। जी, अगर फर्स्ट रिटर्न है तो हम इसका जो लास्ट 30 डेज का है उसका लेंगे। यानी लॉ यही कहता है कि अगर आप पहली दफा सेल्स टैक्स में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो स्टॉक जो आपके पास मौजूद है टैक्सेबल गुड्स का, उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी हमारे पास अपॉर्चुनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी कहें, टॉयलेट सोप है इन ईपीजी फॉर कंजम्पशन, 243,000 आ गए हमारे पास। ये जो 243 था, गुड्स अगेंस्ट दी डेट मैंने 350 लिया है, राइट, आप 325 भी लिया जा सकता है, डिबेटेबल इशू है। सेल टू एहसान, आसान कॉटेज, ये वाली जो सेल थी, जिसकी अभी 10% डिग्री होनी है, पेमेंट भी अभी आपको होनी है, लेकिन ये टाइम ऑफ डिग्री में आ चुका हुआ है। शैम्पू हमने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, ये वाली 950 आ गया, जबकि 8 लाख की थी, लेकिन यहाँ पर हम कितनी ले रहे हैं, इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमें इसकी कैलकुलेशन शो कर देनी चाहिए। 500 इंटू 1900, ताकि एग्जामिनर को पता चलो कि फिगर कहाँ से आई। सप्लायर इसके अलावा थी अनरजिस्टर्ड पर्सन को 575 की। अब हमारे पास दूसरी थी शेविंग क्रीम टू एन एयरक्राफ्ट, वो ये वाली वैल्यू है। अब इसके अगेंस्ट हमें इनपुट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने पेमेंट नहीं की, तो ये हमें यहाँ जीरो करना चाहिए, क्योंकि ये जीरो रेटेड गुड्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। ये देखिएगा, शेविंग क्रीम आपको याद है, इसके अगेंस्ट इनपुट हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था, कहाँ गया ये, 500 की, ये वाला, ये देखिए, ये जीरो रेटेड तो है, इसका इनपुट भी हमें गिवन था, वो था 450। इसका हमें इनपुट भी शेविंग किट का पता था, वो 4,50,000 है, लेकिन हम उसका इनपुट इसलिए नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि वो टाइम बार्ड हो चुका हुआ, 180 डेज से ज्यादा हो चुका है, लिहाजा मैंने इसको जीरो कर दिया यहाँ पे। हाँ, लेकिन बिजली के बिल के लिए मुझे ये चाहिए था, तो लिहाजा मुझे यहाँ पर इसको इसकी जो सेल वैल्यू है बिजली के बिल के लिए, मैंने इसको ऑन किया है।
तो उसके बाद है जी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वो हमारे पास जो थी वो कितनी थी, 1500 बॉटल हमने एक्सपोर्ट कर दी। ये देखिएगा, इसके आगे भी इसकी कैलकुलेशन आप लिख दें, 1500 बॉटल इंटू 1900। तो ये आ गई जी हमारे पास इसकी वैल्यू। तो टोटल हमारी जो जीरो रेटेड गुड्स है वो है 3450। हमारी टैक्सेबल गुड्स है जी 10.6 मिलियन। इन दोनों को हमने ए और बी को ऐड किया, यहाँ लिख देता हूँ ए और यहाँ लिख देता हूँ बी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ए प्लस बी। अब इसके अंदर हमारे पास इंपोर्ट थी, इंपोर्ट हमारे पास 950 की थी। उसका हमने क्या किया कि जो 25% था, क्योंकि हमारी 2000 बॉटल थी, 500 हमारी लोकल में यूज हुई, तो 500 का मैंने क्या किया, 950 इंटू 500, 500 बॉटल में इस्तेमाल होती है लोकल में, अनरजिस्टर्ड को देती थी, डिवाइडेड बाय टोटल 2000। इसी तरह जो हमारी थी 950 का 1500 बॉटल हमने स्टोर कर दी थी, तो 1500 डिवाइडेड बाय 2000 वो हमने यहाँ पर लिया। इसी तरह देखिएगा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो था टोटल 54,000 का, जिसका नहीं पता था, उसको भी हमने क्या किया कि इनकी इस वैल्यू के ऊपर, मेरा ख्याल है कि दोनों गलत कर दिए यहाँ पे, तो दोबारा करते हैं। ये देखिएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन डिवाइडेड बाय दिस इंटू 50, इलेक्ट्रिसिटी बिल उधर चला गया, और जो हमारा रिफंड होना था मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये, तो ये हमारा रिफंड में चला जाएगा, शैम्पू का और बिजली के बिल का, ये हमारा इनपुट में चला जाएगा। इसके अलावा एक इनपुट हमारा ये पड़ा हुआ, तो हमारे टोटल कितने इनपुट आ जाएंगे, एक, दो और तीन। इसको मैं जरा कलर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसको ये कलर कर दूं। ठीक है, ये हमारे तीन इनपुट आ गए, एक, दो और तीन। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारी आ गई थी टैक्सेबल सप्लाईज, ये थी हमारी ए वाली, ये हमारी ए वाली, वो मैंने ले ली वर्किंग व्यू से। उसके बाद हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज थी, ये वाली, वो 0% से आ गई। टोटल मेरा आउटपुट ये आ गया। इनपुट टैक्स देखिएगा, सबसे पहले ये वाला 2458 वर्किंग वन से आ गया। उसके बाद है इनपुट टैक्स ऑन शैम्पू, शैम्पू जो है वो ये वाला आपका 234 का आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये अमाउंट आ गई यहाँ पे। टोटल बन गया हमारा 2736। ब्रॉड फॉरवर्ड था कोई नहीं, और 90%, ना तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ना इसकी एक्सपोर्ट 50% से ज्यादा है, ना इसकी इम्पोर्ट टोटल टैक्सेबल सप्लाई से 50% से ज्यादा है, किसी कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा है, तो लिहाजा इसका जो आउटपुट है उसको 90% जो है उसका, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका इनपुट जो हम क्लेम करने जा रहे हैं वो है, मैं जरा इसको मैक्सिमाइज कर लूंगी। तो इसका 90% आ गया था हमारा 1.6 मिलियन, जबकि हम टोटल क्लेम करने जा रहे हैं 2.7 मिलियन। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और हम इसको इनपुट को क्लेम करेंगे, और सेल टैक्स पेबल ये आ जाएगा। फर्दर टैक्स इसलिए नहीं आ रहा कि वो जो दोनों आइटम्स थी, एक रिटेल गुड्स की थी और दूसरी अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर से थी, लिहाजा दोनों को नहीं लिया। तो सेल्स टैक्स रिफंडेबल हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो एक ये आई है और दूसरी ये वाली आ, तो इन दोनों को मिला के ये हमारे पास रिफंडेबल आ गया, ये कैरी फॉरवर्ड आ गया, ये पेएबल आ गया और ये रिफंडेबल आ गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं।
शेविंग क्रीम वाला कह रहे हैं ये पॉइंट रिपीट कर दे। यहाँ शेविंग क्रीम इसने हमें कहा था कि हमारे पास 2000 है। इस 2000 में 1500 हमने एक्सपोर्ट कर दी थी और 500 हमने लोकल सेल की। ठीक है, ये हमने एक्सपोर्ट कर दी और ये हमारी लोकल सेल थी। इसका टोटल जो इनपुट था हमारे पास वो था 950। तो 950 में 1500 तकसीम 2000, यही रेशो बनती है ना। यानी 2000 में 1500 अगर एक्सपोर्ट हुई है तो ये वाली रेशो बनती है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 950 के साथ, तो ये आ गया 712। इतना हमें रिफंड मिलना चाहिए था। और इनपुट कितना मिलना चाहिए था? 500 डिवाइडेड बाय 2000, ये उसकी रेशो हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 950। तो ये हमें इसका मेरा इनपुट बन गया था। नहीं 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 नहीं, ये मशीनरी का इनपुट बेटा दिया हुआ है, क्यों नहीं लिया? मशीनरी का ये देखो, ये हमने लिया हुआ है 450। मशीनरी का ये इनपुट हमने टोटल का टोटल, वैसे इसका ना मैं गलत कर गया हूँ। ये हमें गलती कर गए हैं कि इसका हमें यहाँ से इनपुट यहाँ ही डालना चाहिए, इसको अलग से क्लेम करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। मुझे मशीनरी का इनपुट अलग लिखना चाहिए। ये मशीनरी का यहाँ वो गलती कर गए हैं। यहाँ जो हमने किया है ना, और अब हमारा इनपुट बन रहा है ये वाला, तो 90%। और यहाँ से हमें लेस करना चाहिए मशीनरी का इनपुट। सॉरी, ये गलती हो गई। यहाँ से करेंगे लेस इनपुट टैक्स ऑन एसेट। ठीक है जी, ये हमारा वर्किंग वन से आता है। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, ये गलती हो रही थी इसमें। और ये आप माइनस करेंगे, या डायरेक्ट एक ही अमाउंट है नीचे ले जाए जैसे आप करना चाहें। तो सेल्स टैक्स पे तो नहीं आ रहा, बल्कि ये भी कैरी फॉरवर्ड ही आ रहा है। तो हमारा फिक्स सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड, तो टोटल आपका सेल्स टैक्स जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो ये होगा। ठीक है, तो एक हमारे पास तो दो ही अमाउंट आ गई। एक सेल्स टैक्स हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो गया और एक हमारा रिफंडेबल है। ये उन्होंने अच्छा पॉइंट आउट किया कि सर फिक्स एसेट को, तो मैं गलती से फिक्स एसेट कहाँ ले रहे थे हम? नॉर्मल के अंदर ले रहे थे, जबकि उसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जी, ये सिस्टम मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और इसको हम जो है वो ड्राइव में रख देते हैं ताकि आपको टेक्स्ट और एक्सप्रेशन दोनों मिल जाए। अच्छा जी, मुझे बताओ कि ये ठीक है, मुझसे ए और बी वाला भी सोल्यूशन मैंने बनाया हुआ है, वो खुद कर लेंगे? ये सोल्यूशन भी बना हुआ है, या हम इसको कंटिन्यू कर लें? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझसे ए बी सी डी वाला जो इसमें था क्वेश्चन, आप कहते हैं सर हम खुद कर लेंगे। राइट, मेरा ख्याल है ये करने के बाद वो तो इतना बड़ा पहलवान नहीं है। आपने मुझे रिप्लाई में यस नो नहीं करना, आपने मुझे बताना है कि सर वी कैन डू इट। यस नो करेंगे मुझे समझ नहीं आएगी आप क्या कहना चाह रहे हैं। कर लेंगे, चले इसका मैं सॉल्यूशन फिर आपको एक्सेल की शीट में भेज देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस करने में आसानी हो जाए। अच्छा, दूसरा इस टेस्ट के अंदर आप देखें कि आपसे जो चीजें मांगी गई थी, वो एक था एक्सप्लेन दी प्रोविजन। तो ये आपकी
सितंबर 2006 का क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द प्रीवियस रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। कि जो रिकॉर्ड कब तक, प्रीवियस से मुराद क्या है, तो कब लॉ बताए, कानून बताए तो इसको कब तक मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, और कितनी देर तक मेंटेन करना चाहिए और कहाँ मेंटेन करना चाहिए। लिस्ट डाउन द रिकॉर्ड दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, उसकी बताएं कौन कौन से रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने चाहिए। स्पेसिफाई द मिनिमम पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, अ कॉन्ट्रैक्ट वाज हैज बीन साइन ऑन दिस मिस्टर परवेज एंड दिस वोट टाइम आर रजिस्टर्ड, ठीक है, ये वाला था। और एक था हमारा मार्च 2025 में ये टेस्ट हुआ था, वो मैंने दोबारा टेस्ट किया था, इसका भी मुझे बताएं। क्या मेरा ख्याल है कि अभी इतना आप कर लें, उसके बाद उसके ऊपर जो इशू आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। सही है जी। जी, उसका इन्होंने पूछा है, तो सर इसकी जो सेल एंड परचेज है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। चलिए आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपली ये करना होता है कि आपको जैसे परचेज गिवन है ना ये वाली, वो देखना होता है कि नीचे कोई इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं है। जैसे ये 16 मिलियन गिवन है ना ये वाली 16.690। मैंने इसलिए नहीं करवाया कि मैंने कहा ज्यादा बात हो जाएगी। 16690, ये। तो नीचे देखा जाता है कि क्या एग्जामिनर ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन बताई है, जैसे कि 8700, एक, फिर से है जी 500,000, फिर उसके बाद है जी 840, फिर उसके बाद है जी हमारे पास 350, फिर उसके बाद है जी, नहीं ये तो उसकी है, परचेजेज है 3850, फिर उसके बाद है जी इम्पोर्ट 2 मिलियन। अब देखो कि क्या ये वैल्यू कितनी बन रही है टोटल मिला के, तो ये उसमें वैल्यू बन गई है। मैंने ये पॉइंट डिस्कस इसलिए नहीं किया कि वो बात बढ़ जाएगी, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इस लेवल पे। असल में जो परचेजिंग है ना ये वाली, हमें उसका ये डिफरेंस आ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फिगर है, जबकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये है। तो 4.5 लाख रुपया किधर गया। तो इसका मतलब ये था कि मुझे अपने सवाल के अंदर ये जो डिफरेंस है परचेज का, इसकी अजम्पशन लेते हुए कि जनाब ये जो वैल्यू है जो परचेज में शामिल है, जिसकी मुझे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा, ये मेरी इस महीने की परचेज है, उसकी मेरे पास इनवॉइस मौजूद है, मुझे इसका भी इनपुट मिलना चाहिए। जी, मजा आया पूछ के सवाल आपको कि नहीं। जी सर। इसी तरह सेल्स के ऊपर भी ये बात करनी चाहिए थी कि सेल हमारी जो है 141240 की है। इसको भी मैं लिखता हूँ, ये है, ये सेल है। अब देखा जाएगा तो सेल की कितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिएगा। अब इस पे जरा हम इसके अंदर, ये मैं सेल की डिटेल लिखने लगा हूँ यहाँ पे। सेल में से पहले टॉयलेट को बताए हैं जी 243000। यहाँ इसका मैं टोटल करता हूँ। फिर इसने मुझे बताया कि 5 लाख की कुछ स्टेशनें बेची हैं कराची में, उसमें से 3,25,000 रुपए की डेट को सेटलमेंट की है। फिर उसमें 7931 ट्रिपल जीरो की एक सेल की है।
फिर उसने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की है 8 लाख की। फिर उसने 575 की सेल की है। फिर उसने एक्सपोर्ट की है जी 3750 की। नहीं जी, राइट, पूरी हो गई, ये सेल पूरी हो गई है, जबकि परचेज में से डिफरेंस आ रहा है। ये देखिएगा, अगर आप इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो सेल ठीक है, सेल की पूरी इंफॉर्मेशन थी, जबकि परचेज में एक वैल्यू मिसिंग थी, जो हमें असूलन प्रिंसिपली इसको यहाँ पर लेना चाहिए था। सेल सेल है, हाँ जी, सेल सेल है, परचेज का। तो कैसा जबरदस्त हो गया जी आपको, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आज मिला, जिसके अंदर के एक तगड़ा था। इसमें मुझे बताइए कि आप कितने परसेंट कर सके थे, जरा थोड़ा सा फीडबैक दे दो। आप कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा कर लिया था टेस्ट के अंदर? जो परचेज में मिसिंग है ना जैन, असूलन उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके जो टीचर है अकाउंटिंग वालों ने आपको बताया होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है आपकी, परचेज में से इसको माइनस करें। ये देखो, कॉस्ट ऑफ सेल इसमें आपकी आ गई 1569। तो लॉस आ गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय यहाँ लॉस आ रहा है, ये देखिएगा, ग्रॉस लॉस आ रहा है आपको, और यहाँ भी नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस आ रहा है। ये वहां आपके पास गिवन नहीं था टेबल ये वाला? ये मैंने खुद क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उन्होंने वो गलती कर दी होगी, होना चाहिए वहां। चलो, अब मैं आपको ये क्वेश्चन भी भेज देता हूँ गूगल ड्राइव में, और इसका सोल्यूशन भी भेज देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, जो आपको मिल जाएगी। जी मेरा बेटा ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला होप सो कि अब आपके कॉन्सेप्ट जो है, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपने इसको देखना है कि इसको कैसे लेकर चलना है, तैयारी कैसे करनी है। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर फोकस करें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।